नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य। ये मगध पे शासन करने वाला साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य, और इसने पूरी भारतीय राजनीति को, भारतीय इतिहास को प्रभावित किया हुआ है। इसके महान शासकों को देखेंगे, खासकर सम्राट अशोक के बारे में हम लोग जानेंगे, और बिहार की धरती का गौरव और भारत का एक प्रभावशाली प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में मौर्य प्रशासन आज भी अपनी छाप छोड़े हुए है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, आप बिहार में जितने भी अधिकारी हैं उनका नाम होता है। आप कभी बिहार के किसी जिले, प्रखंड या फिर जाएंगे, वहाँ उप समाहर्ता नाम के अधिकारी होते हैं। ये अभी भी मौर्य प्रशासन से लेकर इसको अपनाया गया है। तो दोस्तों, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इतनी महान जो डायनेस्टी थी, उनके प्रमुख शासक कौन से थे, अशोक के बारे में जानेंगे, अशोक के शिलालेखों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से कहना चाहूँगा कि आपका जो पेपर आएगा एग्ज़ाम में, उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा, तो पहले पढ़ा था वो क्या, आप वो सारी छोड़ दीजिए, इस वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा अंतिम तक। और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है एक सोच से। वो सोच थी, मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य की, विष्णुगुप्त की। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, और उनके एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की। समय जो है वो घनानंद का समय है, और एक बार चाणक्य का अपमान होता है घनानंद के दरबार में, और उस अपमान के बदले में उन्होंने घनानंद को चैलेंज किया था कि तुम्हें अपनी सत्ता एक दिन गंवानी पड़ेगी, तुम्हारे इसी घमंड की वजह से। और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें हुई, और चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक के रूप में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में स्थापित होते हैं। दोस्तों, मौर्यों से हमें एक चीज़ और पता चलता है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और एक अच्छा गुरु आपके भविष्य को चेंज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। ये 300, ये आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, इसको याद करने का ट्रिक ये है, जैसे आप ABC लिखते हैं, ठीक है, इसी को उल्टा लिखना है, CBA, C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, B फॉर बिंदुसार, और A फॉर अशोक। ये 3 शासक आपको देखने को मिलेंगे, शुरुआती 3 शासक हैं ये, और बहुत ही अच्छा, मतलब ये जो पूरा फ्लो आएगा आपके पढ़ाई का, अगर आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्लो आता है, और अंत तक आप उसमें जुड़े रहते हैं। इसलिए जब भी पढ़िए, क्रोनोलॉजी के साथ पढ़िए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो जब सिकंदर की मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, पंजाब प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया था, जिसके कारण से हारने के बाद, हालांकि दोनों बहुत दोस्त अच्छे बन गए थे, और हाथी
और बहुत सारी चीज़ें उपहार के स्वरूप एक दूसरे से एक्सचेंज भी हुआ था। और जो सेल्यूकस निकेटर था, उसी की जो पुत्री थी हेलेना, उससे शादी भी करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे दोस्तों, इन्होंने मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये एक बहुत दार्शनिक थे, फिलोसोफर। और 7 वर्षों तक ये रहते हैं। और इन्होंने पाटलिपुत्रा को पॉलिम्ब्रोथा कहा था, पॉलिम्ब्रोथा। और समाज को 7 वर्गों में बांटा था। समाज 7 वर्ग में विभाजित थे। इसमें कृषक जो थे, किसान, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। और प्रशासन में 6 समितियों का प्रशासन इन्होंने इसका जिक्र किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्होंने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य भी चाणक्य ही थे, विष्णुगुप्त भी थे। तो अब आ जाते हैं, एक मेगास्थनीज को आपको याद रखना है। दूसरा, अब आते हैं हम लोग चाणक्य पे। चाणक्य के बारे में जो आपको जानना है, इसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और इनकी बुक है, सॉरी मैंने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये कर दिया यहाँ पे। आप ध्यान रखेंगे कि मेगास्थनीज की जो बुक है, इंडिका जो बुक है, वो दोस्तों एक्चुअली वो आज उपलब्ध नहीं है। ये मतलब खंडित हो चुकी थी। लेकिन मेगास्थनीज के बाद के जो लेखक थे, उन्होंने इस बुक में लिखी हुई बातों का जिक्र किया और उसको संकलित करके फिर से इंडिका की रचना की गई है। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और इनकी बुक है अर्थशास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अर्थशास्त्र है, आपको लग रहा हो इकोनॉमिक्स की चर्चा है, नहीं, ये राजनीति शास्त्र की बुक है। राजनीति शास्त्र की बुक आपको देखने को इसमें मिलता है। और एक चाणक्य का नीति तो आप जानते ही होंगे, आपने कभी न कभी चाणक्य नीति पढ़ा ही होगा। फिर आते हैं दोस्तों, आपको एक और जान लीजिए आप इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फर्स्ट जो जैन संगति होती है, जैन संगति, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में होती है। ये जैन धर्म से प्रभावित थे। सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है कि ये जैन धर्म से प्रभावित थे और जैन संगति का आयोजन करवाते हैं। और जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो ये चले जाते हैं, मैसूर कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जाते हैं और वहां पे चंद्रगिरी पर्वत है। चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति द्वारा मृत्यु को प्राप्त। संलेखा
पद्धति जो होता है दोस्तों, जैन में एक मृत्यु को प्राप्त करने का एक प्रचलित माध्यम है, जिसमें व्यक्ति फास्ट अनटू डेथ करता है। मतलब वो खाना पीना छोड़ देता है अंतिम समय में और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। यही है संलिग्न, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखना है। फिर दोस्तों हम आते हैं बिंदुसार पे। बिंदुसार इन्हीं का पुत्र था और इसे अमित्र घात बोला गया है। अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। यह आजीवक संप्रदाय का यह अनुयायी था। इनके टाइम पे एक डायोनीशियस था। वो मेगास्थनीस के तरह दरबार, हालांकि उतना ज़्यादा कोई फेमस ये नहीं हुआ था। और इनके टाइम में चाणक्य की जगह जो प्रधानमंत्री खल्लटक मंत्री बना था। ये कुछ छोटे से ये हैं आपको जो याद रखने चाहिए। दोस्तों अब आते हैं महान सम्राट अशोक के बारे में, जिनको हम लोग देखेंगे सीधा क्वेश्चन के थ्रू। सीधा हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा और जो इम्पोर्टेंट लगे वो आपको बताता रहूँगा। आपको मोटा मोटी ये ऐसे बिंदुसार के बेटे थे और जब ये राजा बनते हैं उसके बाद एक युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जब होता है तो इस कलिंग के युद्ध के बाद जो मार काट वो देखते हैं अपने जीवन में, तो उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो भेर नीति की जगह, यानी कि युद्ध नीति की जगह धम्म नीति अपनाने का ये करते हैं। ये सबसे महान बनाता है अशोक को। आगे सारी चीज़ें हम देखेंगे। अशोक के शिलालेख, अशोक के जो स्तंभ थे, उन सारी चीज़ों पे आप देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यह बौद्ध धर्म के केवल थेरवाद से, थेरवाद एक ब्रांच है बौद्ध धर्म का, उससे है। यह सभी जीवों के प्रति करुणा और सहिष्णुता की बात करता है। करुणा और सहिष्णुता की बात करता है। यह जाति और संप्रदाय से ऊपर मानव मूल्यों को रखता है। दोस्तों ये हाँ अब सही है। अशोक के धम्म से संबंधित कौन से कथन सही है? सही कथनों को पहचानना है। यह बौद्ध धर्म के केवल थेरवाद पर आधारित था, सभी जीवों के प्रति करुणा और सहिष्णुता की बात करता था, यह जाति और ऊपर मानव मूल्य की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ आपको ये याद रखना है कि बी सही है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, कोई थेरवाद पर आधारित नहीं था, बल्कि ये दोनों जरूर होगा। दोस्तों अशोक के शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनका अधिकांश भाग ब्राह्मी लिपि में है। इनमें से कुछ खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपि में है। अशोक का नाम सभी शिलालेखों में स्पष्ट रूप से अशोक के रूप में दर्जित है। इन शिलालेखों में देव नाम और प्रियदर्शी उपलब्धियां प्रचलित हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है कि गलत, अशोक का नाम सभी स्पष्ट रूप से अशोक के नाम रूप में दर्ज है, ये गलत है। इस प्रश्न में देखते हैं दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि में हमें मैक्सिमम ही देखने को मिलता है जो शिलालेख हैं उनकी भाषा ब्राह्मी, और खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक जो उनके विदेशी क्षेत्र थे भारत से बाहर, वहाँ पे ये अशोक का नाम सभी शिला स्पष्ट रूप से, ये गलत है। देव नाम पिय और पियद, ये दो नाम का उल्लेख मिलता है।
अशोक के काल में धम्म महामात्र अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? धम्म महामात्र के अधिकारी जो थे, आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों इसको, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके। धम्म महामात्र का जो काम था वो धर्म प्रचार और नैतिकता की निगरानी करना था। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के परिणामों और अशोक की आत्मग्लानि को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख? तो दोस्तों शिलालेख नंबर 13, शिलालेख नंबर 13 जो है वो आपको बताता है, और आपको ये याद रखना है कि जो 13 नंबर का शिलालेख है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। उसमें इम्पोर्टेंट आपको इसमें इसी में उल्लेख किया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा अशोक ने की थी। धम्म विजय की घोषणा, और इसके लिए धम्म विजय के साथ साथ विदेशों में धम्म प्रचार करने का, यहां पे विदेश में मतलब 5 विदेशी राज्यों का जिक्र है। धम्म प्रचार करने का उल्लेख मिलता है 13वें अभिलेख में, यही है। अशोक के शिलालेखों में किसे उनके धम्म का सार कहा जाता है? तो दोस्तों धम्म का सार भाब्रू लेख में कहा जाता है। भाब्रू लेख में धम्म का सार है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी नगर प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? नगर में प्रशासन के लिए नगराध्यक्ष उत्तरदायी था। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में सही कथन को चुनिए। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा सर्वोच्च था। राजुक और युक्त जैसे अधिकारी नियुक्त होते थे। तो इसमें से पता करना है कि कौन सा सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों सभी सही है। अशोक के शिलालेखों की प्रमुख भाषा क्या थी? ऊपर में दोस्तों हमने देखा था, ये प्राकृत ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक द्वारा अपनाई गई विदेश नीति को दर्शाते हैं? विदेश नीति को दर्शाते हैं। उन्होंने युद्ध के स्थान पर धर्म विजय को अपनाया। उन्होंने केवल बौद्ध देशों में दूत भेजे। उन्होंने यूनानी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। विदेश नीति के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, और 1 और 3 हमें देखने को मिलता है। केवल बौद्ध देशों में नहीं भेजे थे, ये याद रखना है। अशोक के धम्म नीति के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता है? अशोक के धम्म नीति के तहत जो है वो आपको ब्राह्मणों के लिए विशेष अधिकार नहीं आता। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की महत्ता का उल्लेख है? तो दोस्तों ये भाब्रू शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। अशोक के किस स्तंभ लेख में धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न मतों के सम्मान की बात की गई है? धार्मिक सहिष्णुता की बात जो है वो स्तंभ लेख 4 में किया गया है। 4 में दोस्तों जो भेरी घोष वाली बात थी, कलिंग युद्ध के बाद की भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष, इसका मुख्य रूप से उल्लेख है। और धार्मिक विभिन्न मतों के सम्मान, सभी धर्म को हम सम्मान देंगे, इस बात 4 में की गई है। निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन जासूस व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? जासूस व्यवस्था, बहुत गुप्तचर व्यवस्था की बात हो रही है दोस्तों, और गुप्तचर व्यवस्था काफ़ी अच्छी मानी जाती है मौर्यों की। तो गुप्तचर व्यवस्था में केवल सीमाओं तक सीमित थी, ये सही नहीं है। जब बाकी सही कौन है? गुप्तचरों का उपयोग मंत्रियों पर निगरानी है, तो क्या ये सही है? गुप्तचर सन्यासी और व्यापारी जैसे रूपों में होते थे, बहुरूपीय होते थे। कौटिल्य के इनका विस्तृत
विवरण देखने को मिलता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको जानने की यहाँ आवश्यकता है कि जो गुप्तचर व्यवस्था है, इसमें 3-4 अधिकारी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला महामात्य प्रसर्प, महामात्य प्रसर्प। दूसरा गुड पुरुष। तीसरा संस्था। चौथा संचरा। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। महामात्य सर्प जो होता है ये प्रधान था। किस चीज़ का प्रधान जी? ये गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान होता। गुड पुरुष कौन है? तो गुप्तचर को ही गुड पुरुष कहा गया है अर्थशास्त्र में। गुप्तचर का नाम गुड पुरुष है। संस्था कौन है? जो एक जगह पे रह के, मतलब स्थिर होकर जो गुप्तचरी वाला काम सारा जो करना होता था वो कर, उसको संस्था। और जो संचरा होता था, संचरा मतलब एक तरीके से इसको न्यूमोनिका बना सकते हैं। जो संचरित होता रहता है, मतलब चलता रहता है, एक जगह नहीं रहता है, घूम घूम कर, है ना, न्यूमेटिक होकर वो काम करता है। तो घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को हम लोग कहते हैं। देव नाम पिय और पियदसी उपाधियां किसके लिए प्रयुक्त होती हैं? तो दोस्तों ये अशोक के लिए प्रयुक्त। अशोक द्वारा नियुक्त राजुक का कार्य क्या था? राजुक न्याय देना और प्रशासन। निम्नलिखित में किस अधिकारी का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है? तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि किसका नहीं है। स्थापत्य अध्यक्ष का हमें नहीं मिलता है यहाँ पे कोई उल्लेख। और धम्म महामात्र का हमें उल्लेख मिलता है। धम्म महामात्र जो प्रमुख अधिकारी माना जाता था, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की भी बात की गई है अशोक के शिलालेखों में। और समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना इनका काम होता था। नगर के ये अध्यक्ष होते थे, नगराध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, ये कोष के अध्यक्ष होते थे। कोष के अध्यक्ष जो होते थे वो है। और एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे अर्थशास्त्र पूछ रहा है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार अगर देखें हम, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका धम्म महामात्र हो जाएगा। ये धम्म महामात्र इसलिए होगा कि ये अर्थशास्त्र, ना कि अशोक के बारे में पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अर्थशास्त्र में नहीं, अशोक के ये में आपको देखने का स्थापत्य अध्यक्ष नहीं था उसमें। अशोक द्वारा पशु हिंसा रोकने हेतु कौन से प्रयास किए गए हैं? अशोक द्वारा पशु हिंसा रोकने के लिए कौन से प्रयास किए गए? मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध, अनेक पशुवध गृहों को बंद किया जाना, शिकार पर राजकीय रोक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ हमें देखने को मिलता है उपरोक्त सभी। अशोक के काल में स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो औषधालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा केंद्र, वृक्षारोपण और जलाशय निर्माण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अशोक के धम्म मुक्तक किस विचारधारा से प्रेरित थे? ब्राह्मणवाद से? नहीं। जैन धर्म से? नहीं। नैतिक बौद्ध धर्म? तो इससे बौद्ध धर्म से ही अशोक आपको मिलता। अशोक द्वारा किस देश में बौद्ध मिशन भेजा गया था जहां उनके पुत्र महेंद्र गए थे? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, श्रीलंका भेजा गया था। शिलालेख 13 में किस युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि कलिंग युद्ध का उल्लेख। अशोक के सबसे लंबी श्रृंखला के शिलालेख कौन से हैं? लंबी श्रृंखला के तो दोस्तों जो प्रमुख शिलालेख हैं वो मिलते हैं, ये अलग अलग प्रकार हैं।
निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से समर्थन दिया गया है? बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से समर्थन जो दिया गया है वो दिया गया है उपरोक्त सभी में, रोमनदेही लेख में, शिलालेख 13 में और स्तंभ लेख 7 में। स्तंभ लेख 7 में भी हमें देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन थे? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ राजा, कोष और मित्र। राजा, कोष और मित्र। मौर्य काल में शिल्प और नगर निर्माण का निरीक्षण कौन करता था? शिल्प और नगर निर्माण का कौन करता था? आपको स्थापत्य अध्यक्ष का जो नाम मिलता है, शिल्प और नगर निर्माण का अध्यक्ष। निम्नलिखित कौन अशोक के धम्म नीति के अंतर्गत नहीं आता है? धम्म नीति के अंतर्गत नहीं आता है, वो भिक्षुओं को राज्य का धन दे। भाब्रू शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भाब्रू, तो दोस्तों ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अशोक द्वारा निम्न में से किस विदेशी शासक को राजदूत भेजा गया? राजदूत भेजा गया था आपको एंटियोकस II के लिए, अशोक द्वारा भेजा गया था। मौर्य काल में सर्वप्रथम किसके पंचमार सिक्कों का प्रयोग किया जाता है? तो पंचमार सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य के में देखने को मिलता है। अशोक के कौन से शिलालेख उनके व्यक्तिगत विश्वासों को दर्शाते हैं? व्यक्तिगत विश्वासों को दर्शाने वाला जो लघु शिलालेख है वो बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म का उद्देश्य नहीं है? धम्म का उद्देश्य जो नहीं है दोस्तों वो है युद्ध द्वारा विस्तार। अशोक ने पशु बलि को कितनी बार प्रतिबंध लगाया? अशोक ने पशु बलि पर कितनी बार प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। निम्नलिखित में किस स्तंभ लेख में चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों हमें 2 में देखने को मिलता है। 2 में जो है वो आपको देखने को मिलता है विदेश में धर्म प्रचार, और दूसरा मनुष्य और पशु चिकित्सा। मनुष्य और पशु चिकित्सा। अशोक के धम्म किस विशेष सम्मान देने की बात कही गई है? अशोक के धम्म में किसे विशेष सम्मान देने की बात कही गई है? तो दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मणों और श्रमणों को अशोक के किस धम्म यात्रा शिलालेख में शब्द उल्लेख मिलता है? धम्म यात्रा तो शिलालेख आपको 8 में देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे 8 में देखिए क्या है, बोध गया का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बोध गया का उल्लेख है और बोध गया की यात्रा का उल्लेख मिलता है। साथ में ही बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। निम्न कौन सा शिलालेख अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति व्यक्तिगत आस्था का सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म पे जो आस्था है वो भाब्रू लेख में देखने को मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासन में युक्त का प्रमुख कार्य क्या था? तो युक्त का जो कार्य था वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करना। मौर्य प्रशासन के अनुसार धम्म महामात्र की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो धम्म नीति को समाज में प्रचारित करने के लिए। किस यूनानी स्रोत में मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और सैन्य व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका प्रमुख स्रोत माना जाता है। निम्न किस उपाधियों अशोक ने अपने लिए उपयोग किया? अशोक ने अपने लिए उपयोग किया है
देव नाम पिए और पियदसी। अशोक के शिलालेखों में दया, सहिष्णुता और करुणा का उल्लेख मुख्यतः किसके संदर्भ में है? तो दोस्तों धर्म नीति के अंग के रूप में। मौर्य काल में सड़कों की देखरेख का कार्य किस अधिकारी के अधीन हुआ करता था? तो पथाध्यक्ष था, उनके लिए देखने को। अशोक के दौरान उन्होंने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार है तो मिशन नहीं भेजा गया था? किस क्षेत्र में मिशन नहीं भेजा? तो मिस्र, इजिप्ट की तरफ नहीं भेजा गया था। बाकी चोल पांड्य राज्यों और यवन देश और श्रीलंका वगैरह में भेजा गया था। स्तंभ लेख 7 में अशोक ने किन बातों का वर्णन किया है? धर्म पर नैतिकता और 256 पशुओं की रक्षा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौर्य प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? आहार। निम्नलिखित में से कौन अशोक के समय राजदूत नहीं था? अशोक के समय राजदूत नहीं था। महामात्र। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु निम्न में से किसको नियुक्त किया था? धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। निम्न में से कौन सा स्थल अशोक का शिलालेख स्थल नहीं है? अशोक का शिलालेख स्थल भीमबेटका नहीं है। भीमबेटका एक नियोलिथिक साइट है, स्टोन एज का प्रमुख साइट है। ये आपको केव पेंटिंग के लिए। बाकी गिरनार, मानसेरा और शहबाज गढ़ी ये अशोक के शिलालेख स्थल है। अशोक के किस स्तंभ लेख में विभिन्न मतों के प्रति सहिष्णुता का आह्वान किया गया है? तो ये हमें 7 में देखने को मिलता है। 7 में दोस्तों सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता रखना, सभी धर्म निष्पक्षता की बात की गई है, ये याद रखना है। तो दोस्तों ये 50 बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो बनते हैं वो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख और जो मौर्य प्रशासन है, बाकी बेसिक्स जो था आपको वो मैंने लगभग बता ही दिया है। और इसमें और कुछ आपको अगर लगे तो आप कुछ फैक्ट्स और देख सकते हैं। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसे अंत तक तो ज़रूर ही देखिए और साथ में इतना ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाइए आप, क्योंकि इतना कर लेने से आपका सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट वाला फैक्ट होगा वो क्लियर हो जाता है। कुछ प्रमुख जो अधिकारी हैं उनकी और बात कर लेते हैं। समाहर्ता के बारे में। समाहर्ता जो थे वो कर निर्धारण का कार्य करते थे, कर निर्धारण। दूसरा जो था वो था सन्निधाता। सन्निधाता जो राजकीय कोषागार होता था उसका ये अधिकारी था। राजकीय कोषागार। और व्यवहारिक जो था वो न्यायाधीश था। ये जज के रूप में। धम्म महामात्र तो मैंने बता ही दिया है। और स्त्रियों के लिए स्त्रा अध्यक्ष था। रज्जुक शायद एक क्वेश्चन भी हमने किया है। रज्जुक ये न्याय कार्य का अधिकारी था, न्याय कार्य का। फिर हमें व्यवहारी और प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो है, प्रदेष्टा में फौजदारी जो न्यायालय होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट, उसका ये जज होता था। तो ये व्यवहारिक और प्रदेष्टा ये 2 जज होते थे।
तो ये आपको प्रतिष्ठा, समाहर्ता, ऐसे नाम आपको आज भी बिहार में दिखेंगे आप जाएंगे तो ये आज भी मौर्यों से चलता हुआ शासन व्यवस्था आज भी बिहार में फॉलो किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर सब्सक्राइब। और मिलते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।